हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में रिकॉग्निशन मिला था अराउंड द 1960s। दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन टू एनालाइज द चेंजेस दैट कम इन द पॉलिटिकल सिस्टम। इस कॉन्सेप्ट को इसलिए दिया गया है ताकि इसके द्वारा हम एनालाइज कर सके उन चेंजेस को जो कि पॉलिटिकल सिस्टम में आते हैं। ट्रेडिशनली इट मेंट मूविंग टुवर्ड्स मोर लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस राइट्स। ट्रेडिशनली पॉलिटिकल डेवलपमेंट का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जाना, एक लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टैब्लिश करना जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और सिटीजंस के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता हो। तो जिस भी स्टेट में ऐसा होता था उसे पॉलिटिकली डेवलप माना जाता था। हाउएवर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया है। मॉडर्न टाइम्स में जैसे जैसे पॉलिटिक्स का विकास हुआ उसी प्रकार पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को भी अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया। It includes several indicators or factors to find out how politically developed a system is. इसमें हम indicators की स्टडी करते हैं। Indicators वो factors होते हैं जिनके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक सिस्टम कितना ज्यादा पॉलिटिकली डेवलप्ड है। तो जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड वो हैं लुशियन पाई, गैब्रियल ऑलमंड, जेम्स कोलमैन, एडवर्ड शेल्स, डेविड एप्टर, कार्ल ड्यूच, S.P. Huntington, S.M. Lipset, Sidney Verba and A. Rustow। तो अब आ जाते हैं हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर। इसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया है। तो जो सबसे पहला डेफिनेशन दिया गया है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, दैट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज पॉलिटिकल प्री रिक्विजिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो पहला व्यू पॉइंट है ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एक पॉलिटिकल प्री रिक्विजिट मानता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इस व्यू पॉइंट के सपोर्टर हैं नॉर्मन ब्यूकैनन, पॉल बैरन एंड हॉवर्ड एलिस। ये व्यू पॉइंट मानता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होगी एक सिस्टम में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सिर्फ वहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है जहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो। ये होता है फर्स्ट व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसके बाद आता है सेकंड व्यू पॉइंट विच इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज पॉलिटिक्स टिपिकल ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। इस व्यू पॉइंट का मानना है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं उन सोसाइटीज में जो पॉलिटिकल लाइफ एग्जिस्ट करती है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल होती है। तो जो हाईली एडवांस्ड कंट्रीज होते हैं जैसे कि यूएसए हो गया, ऐसे देशों में जो पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है या पॉलिटिकल लाइफ एग्जिस्ट करती है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। बिकॉज इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैव सर्टेन पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये जो व्यू पॉइंट है इसका मानना है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं और बिहेवियर्स होते हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के भी फीचर्स होते हैं। और उन पैटर्न्स और बिहेवियर्स का एग्जाम्पल क्या है? वेलफेयर प्रोग्राम्स होना, लोगों का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होना पॉलिटिक्स में, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना और लीगल प्रोसीजर्स होना। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो पैटर्न्स और बिहेवियर्स एग्जिस्ट करते हैं लाइक वेलफेयर प्रोग्राम्स, मास पार्टिसिपेशन, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल प्रोसीजर्स, ये पैटर्न्स और बिहेवियर्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसीलिए इन सोसाइटीज की पॉलिटिकल लाइफ को पॉलिटिकल डेवलपमेंट माना जाता है। और इस व्यू पॉइंट के सपोर्टर हैं वॉल्ट रस्टॉव। The next definition of political development is political development as political modernization. Now ये जो व्यू पॉइंट है ये मानता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन दोनों ही सेम है। और इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं जेम्स कोलमैन, कार्ल ड्यूच एंड S.M. लिप्सेट। As per this viewpoint, just like advanced nations are pace setters for others,
मॉडर्नाइजेशन इज अ पेस सेटर फॉर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इस व्यू पॉइंट का मानना है कि जिस प्रकार एडवांस नेशंस जो हैं वो दूसरे देशों को गाइड करते हैं एडवांस होने के लिए, उसी प्रकार मॉडर्नाइजेशन गाइड करती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट को। मॉडर्नाइजेशन एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, ये हर स्फेयर में होता है, चाहे इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन हो, सोशल स्फेयर में हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्फेयर में हो। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में एक कंट्री इंडस्ट्रियलाइज होता है, अर्बनाइज होता है, लोगों को सोशली मोबिलाइज करता है। तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन जो है वो मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है। और ये व्यू पॉइंट कहता है कि जहां मॉडर्नाइजेशन आती है वहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट अपने आप आ जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन दोनों सेम है। सो बेसिकली ये व्यू पॉइंट कह रहा है कि जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, वहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट व्यू पॉइंट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज नेशन बिल्डिंग। इस व्यू पॉइंट के सपोर्टर्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, वो है केबी सिल्वर, एडवर्ड शेल्स, विलियम मैककॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, political development means the organization of political life and performance of political functions should be according to the standards of a modern political state. तो ये political development को लिंक करती है modern nation state से। जिस भी देश में एक modern nation state के characteristics मौजूद है, उस सोसाइटी में political development मौजूद है। और modern nation state के क्या क्या characteristics होते हैं? सिटीजन्स के पास प्रॉपर राइट्स होने चाहिए, उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और इंटरनेशनल लॉ के प्रति भी सपोर्ट होना चाहिए। ये कुछ फीचर्स होते हैं एक मॉडर्न नेशन स्टेट के। तो जो जो स्टेट्स इन पॉलिटिकल फंक्शंस को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, वहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। The emergence of concept of nation state has brought into existence certain set of requirements which constitute the political development. तो ये व्यू पॉइंट यही कहता है कि नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है, उस कॉन्सेप्ट के कुछ फीचर्स होते हैं और वही फीचर्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट के होते हैं। सो दिस इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग का अगर आप मतलब समझना चाहते हैं कि एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब एक देश के लोगों को यूनाइट किया जाता है, उनको इंटीग्रेट किया जाता है ताकि एक देश की आइडेंटिटी को बिल्ड किया जा सके। और वो तभी होता है जब एक सोसाइटी मॉडर्न नेशन स्टेट के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, जिनमें से कुछ स्टैंडर्ड्स का एग्जाम्पल मैंने आपको भी बताया था। इसके बाद आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डेवलपमेंट। तो इस व्यू पॉइंट के सपोर्टर्स हैं मैक्स वेबर, आर रोस्टॉव, जोसेफ ला पोलोम्बरा। इस व्यू पॉइंट का मानना है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर का डेवलपमेंट होना। जिस सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के लीगल इंस्टीट्यूशंस प्रॉपरली डेवलप्ड हैं, वहीं पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और एक डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती है? जो रैशनल हो, एफिशिएंट हो और एक्शन ओरिएंटेड हो। सिर्फ थियोरी पर फोकस ना करे बट प्रैक्टिकलिटी पर भी फोकस करे। सो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डेवलपमेंट होना अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट। फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज द बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सो ये व्यू पॉइंट मानता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस को एस्टैब्लिश करना। जहां पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जाती है, वहीं पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। सो लेट्स से एक देश है जहां पर काफी समय से मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। तो अगर वहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया जाता है, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जाता है, उसको हम कहेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट। क्योंकि इस व्यू पॉइंट का मानना है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस को एस्टैब्लिश करना। फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन। इस व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा पॉलिटिक्स में, उतना ही ज्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा उस पॉलिटिकल सिस्टम का। मोर द मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिक्स,
greater the degree of political development. तो ये रिलेट करती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट को मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन से. नेक्स्ट व्यू पॉइंट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज मोबिलाइजेशन एंड पावर. This view links political development with the capabilities of a political system to mobilize the resources, exercise the power, and use the resources to the fullest advantages. तो सिंपल सी बात है, इस व्यू पॉइंट का मानना है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक देश के पास कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी रिसोर्सेस को कितने अच्छे से, कितने कैपेबिलिटी के साथ एक्सट्रैक्ट कर पाता है, उनको मोबिलाइज कर पाता है और उन रिसोर्सेस को यूज कर पाता है टू द फुलेस्ट एडवांटेज. कितने अच्छे से वो अपने देश की रिसोर्सेस को यूज कर पाता है. जितना अच्छे से यूज कर पाता है उतना ही ज्यादा होगा पॉलिटिकल डेवलपमेंट उस देश का. इस व्यू पॉइंट के सपोर्टर है कोलमैन, पावेल एंड टैलकट पार्सन्स. फिर आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज स्टेबिलिटी एंड ऑर्डरली चेंज. इस व्यू पॉइंट का मानना है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम के पास कितनी ज्यादा एबिलिटी है कि वो स्टेबल रह सके. अगर वो स्टेबल रह सकता है तो वो पॉलिटिकली डेवलप है. और क्या उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम में एक ऑर्डरली और पर्पसफुल चेंज आने दे, एक पॉजिटिव चेंज आने दे. तो ये व्यू पॉइंट कहता है कि जिस पॉलिटिकल सोसाइटी में स्टेबिलिटी है और जहां पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, ऐसी ही सोसाइटी पॉलिटिकली डेवलप्ड होती है. तो अगर एक सोसाइटी में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बार बार बदल रहे हैं, कभी टोटलिटेरियनिज्म आ रहा है, कभी डेमोक्रेसी आ रही है, तो कभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ रही है, ऐसी सोसाइटीज पॉलिटिकली डेवलप नहीं हो सकती. इसके बाद आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज वन एस्पेक्ट ऑफ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज. ये व्यू पॉइंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट को सोशल चेंज का एक हिस्सा मानता है, एक पार्ट मानता है, क्योंकि ये मानता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट आर रिलेटेड. डेवलपमेंट की सारी फॉर्म्स आपस में रिलेटेड होती हैं. अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं होगी तो वहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होगी, अगर कहीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी तो वहां सोशल डेवलपमेंट भी होगी. एंड सो डेवलपमेंट इज मच द सेम एज मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल चेंज ब्रिंग्स चेंजेस इन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स. तो ये व्यू पॉइंट मानता है कि जब सोशल चेंज आता है वो सभी स्फेयर्स में आता है, वो चाहे इकोनॉमी में हो, पॉलिटिक्स में हो या सोशल स्फेयर में हो, बिकॉज ये सभी एस्पेक्ट्स आपस में रिलेटेड हैं. इस व्यू पॉइंट का भी ये मानना है कि जो डेवलपमेंट है और मॉडर्नाइजेशन है वो प्रीटी मच सेम है. और इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं मैक्स एफ मिलिकैन एंड डोनाल्ड एल.एम. ब्लैकमोर. तो इस प्रकार से पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अलग अलग थिंकर्स ने डिफाइन किया है. हर किसी के लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक अलग चीज है. किसी के लिए ये होता है एक ऐसी सोसाइटी जहां पे स्टेबिलिटी हो, कोई इसे रिलेट करता है नेशन बिल्डिंग से, या किसी थिंकर ने इसे रिलेट किया है मॉडर्नाइजेशन से. यहां ये डिस्कस कर लेना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन व्यू पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं. आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ऐसे कौन से थिंकर हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एज पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन देखते हैं. फिर आपको उसमें 4 थिंकर्स के ऑप्शन दे दिए जाएंगे. आपको पहचानना होगा ऐसे कौन से थिंकर हैं जो ऐसा मानते हैं. तो आपको इन थिंकर्स के नेम्स पता होने चाहिए. अब आता है एसेंशियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसे द डेवलपमेंट सिंड्रोम भी बोला जाता है. ये कॉन्सेप्ट दिया गया था लुशियन पाई द्वारा, और मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन नहीं किया है क्योंकि कुछ तो फायदा होना चाहिए इस वीडियो को सुनने का. तो लुशियन पाई ने 3 एसेंशियल्स बताए हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, और उसमें सबसे पहला एसेंशियल है इक्वालिटी. इक्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज पर पाई. अब इक्वालिटी का यहाँ पर मतलब ये है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में सभी सिटीजन्स का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन द रिच एंड पुअर. सबकी वोट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए. देयर शुड बी इक्वल एंड ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू ऑल सिटीजन्स. लॉ भी सबके लिए बराबर होना चाहिए विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक और रिच एंड द पुअर. तो इक्वालिटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। फिर आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम टू अफेक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द सोसाइटी थ्रू इट्स आउटपुट्स। कैपेसिटी का मतलब ये है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए या ये क्षमता होना चाहिए कि वो अपनी सोसाइटी के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सके थ्रू इट्स आउटपुट्स। आउटपुट्स क्या होते हैं? आउटपुट्स होते हैं डिसीजंस एंड पॉलिसीज। तो पॉलिटिकल सिस्टम को अपने डिसीजंस के थ्रू और अपनी पॉलिसीज के थ्रू इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में बदलाव लाना चाहिए। अगर उसके पास ये क्षमता है तो वो पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकली डेवलप्ड है। Political development is analyzed in terms of how much government is effective in the execution of decisions and public policies. Political development का analysis कैसे किया जाता है कि गवर्नमेंट कितनी इफेक्टिव है डिसीजंस और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में। अगर एक गवर्नमेंट में क्षमता है या कैपेसिटी है डिसीजंस और पॉलिसीज को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने की, तो वो पॉलिटिकली डेवलप्ड है। Next essential is differentiation and specialization. Political development is measured in terms of how much political structures are differentiated and specialized. तो political development को कैसे measure किया जाता है कि जो political structure हैं वो कितने ज़्यादा differentiated हैं और specialized हैं। Differentiation का मतलब क्या होता है? Differentiation का मतलब होता है कि different offices different roles को perform करें। यानी कि हेल्थ से रिलेटेड फंक्शन को हेल्थ केयर डिपार्टमेंट परफॉर्म करे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क के लिए एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, कम्युनिकेशन से डील करने के लिए एक सेपरेट कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट हो। तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए। डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट ऑफिसेज होने चाहिए और साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन का मतलब यह है कि जो जिस कार्य को करता है वो उसमें एफिशिएंट होना चाहिए। अगर कोई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में है तो वो हेल्थ केयर में एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कार्य करता है तो वो फॉरेन पॉलिसी में एक्सपर्ट होना चाहिए। सो बेसिकली जो जिस डिपार्टमेंट में कार्य करता है वो उस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ये एसेंशियल्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नाउ कम्स मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टडी और एनालिसिस के लिए बेसिकली 2 मॉडल्स हैं। पहला है कॉन्टिनम मॉडल और दूसरा है द स्टेज मॉडल। पहले आता है कॉन्टिनम मॉडल। कॉन्टिनम मॉडल स्टेट्स दैट द डेवलपमेंट ऑफ नेशंस शुड बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। कॉन्टिनम मॉडल में पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है? कुछ वेरिएबल्स दिए जाते हैं जो कि क्वांटिटेटिवली मेजर किए जा सके, यानी कि जिन्हें क्वांटिटी या नंबर्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सके। और वो वेरिएबल्स हो सकते हैं जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, एडल्ट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का रेट, इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिग्री, लिटरेसी की क्या परसेंटेज है, एडल्ट लिटरेसी की क्या परसेंटेज है, रेशियो ऑफ हॉस्पिटल बेड्स टू पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की क्या परसेंटेज है, या एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड की क्या परसेंटेज है। तो ये ऐसे वेरिएबल्स या एस्पेक्ट्स लिए जाते हैं, इनको मेजर किया जाता है और इसके बेसिस पर ये फाइंड आउट किया जाता है कि एक सिस्टम में पॉलिटिकल डेवलपमेंट है या नहीं है। इसके बाद दूसरा मॉडल जो है दैट इज द स्टेज मॉडल। ये 3 डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करता है और हर स्टेज का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक या फीचर होता है और फिर ये पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करता है ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि वो पॉलिटिकल सिस्टम कौन सी स्टेज पर है, पहली स्टेज पर है, दूसरी स्टेज पर है या तीसरी स्टेज पर है। तो वो 3 स्टेजेस कौन सी होती हैं? पहली स्टेज होती है ट्रेडिशनल स्टेज। इट रेफर्स टू द रूरल सोसाइटी एंड एग्रीकल्चर। तो ट्रेडिशनल स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रेजेंस ऑफ रूरल सोसाइटी एंड एग्रीकल्चर। एक सोसाइटी में डोमिनेंस किसकी है? रूरल सोसाइटी की और एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर इज द मेन बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है? पॉलिटिकली जो पावर है वो लोकल हैंड्स में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, यानी कि लोकल हेड्स होते हैं। फिर उसके बाद आती है ट्रांजिशनल स्टेज। ट्रांजिशनल स्टेज क्या होती है?
जो ट्रांजिशन कर रही है फ्रॉम एग्रीकल्चर टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ट्रांजिशनल स्टेज में अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है और एक चेंज भी देखने को मिलता है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। कोशिश की जाती है एक प्रॉपर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने की, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने का एक प्रयास किया जाता है, क्योंकि एक ट्रांजिशनल स्टेज है। और ये ट्रांसफॉर्म होकर किस में कन्वर्ट होती है? ये कन्वर्ट होती है मॉडर्न स्टेज में। मॉडर्न स्टेज कैसी होती है? मॉडर्न स्टेज होती है हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड। इसमें हाईली इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है, रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में शिफ्ट कर जाते हैं, और एक प्रॉपर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क होता है, एक प्रॉपर लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होती है, जिसको कि एस्टैब्लिश करने का प्रयास तो ट्रांजिशनल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, बट प्रॉपरली एस्टैब्लिश किसमें होती है? मॉडर्न स्टेज में। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं इन द स्टेज मॉडल, और इनके बेसिस पर एक पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज किया जाता है और फिर फाइंड आउट किया जाता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम कौन सी स्टेज में है, वो ट्रेडिशनल में है, ट्रांजिशनल में है, या मॉडर्न स्टेज में है। सो दीज आर द मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यहाँ पर एक और बात भी बताने वाली है, ये जो स्टेजेस मॉडल का कॉन्सेप्ट है, ये किससे इंस्पायर्ड है? ये इंस्पायर्ड है W. रास्टाउ से, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में दिया था। नाउ कम्स इंडिकेटर्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इस पे हम स्टडी करते हैं ऐसे फैक्टर्स जो इंडिकेट करते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट है या नहीं है। तो पहले हम स्टडी करते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स को या पॉजिटिव साइंस को। जितना ज्यादा ये फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे एक पॉलिटिकल सिस्टम में, उतना ही ज्यादा वो पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकली डेवलप्ड होगा। सो हायर द पॉजिटिव इंडिसेस, हायर विल बी द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहला जो पॉजिटिव इंडेक्स है वो है स्टेट बिल्डिंग, फॉलोड बाय नेशन बिल्डिंग। तो स्टेट बिल्डिंग होता है एक देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना। नेशन बिल्डिंग होता है लोगों को इस तरीके से कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज करना कि सभी का एक सोसाइटी में विकास हो सके। इंक्रीजिंग फ्रेंचाइजी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विद लार्ज वोटर टर्नआउट। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्नआउट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्रेंचाइज प्रोवाइड की जानी चाहिए। जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा पॉलिटिकली डेवलप्ड एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस में। डिसीजन मेकिंग में भी ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और इंटरेस्ट एग्रीगेशन भी होना चाहिए। ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए जो कि लोगों के इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट कर सके, उन्हें पॉलिटिकल सिस्टम के सामने रख सके, ताकि उन इंटरेस्ट को पॉलिटिकल सिस्टम के सामने रखा जा सके और पॉलिटिकल सिस्टम उन डिमांड्स को पॉलिसीज और डिसीजंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए एंड मास मीडिया एजेंसीज की ग्रोथ होनी चाहिए। जितना ज्यादा फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी उतनी ज्यादा पॉलिटिकली डेवलपमेंट होगी। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। पावर शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन हो या पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। लोकल गवर्नमेंट्स की जो यूनिट्स हैं उनके पास भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उनके पास राइट होना चाहिए अपने लिए डिसीजंस लेने का। ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल फैसिलिटीज होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव बॉडीज जो होती हैं उनका भी एक इफेक्टिव रोल होना चाहिए, चाहे वो स्टेट लेवल की लेजिस्लेटिव बॉडी हो या नेशनल लेवल की, सभी को एक इफेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। इसी प्रकार से जो क्वासी गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं उनको भी एक इफेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। इसमें आती है हमारे PSUs जो होती हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। रोल ऑफ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस टू ओवरसी द वर्किंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एंड रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। ऐसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो कि पब्लिक सर्वेंट्स की वर्किंग को देख सकें, उन पर नजर रख सकें, जैसे कि ऑम्बड्समैन होता है या लोकपाल होता है। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस एक चेक रखते हैं पब्लिक सर्वेंट्स पर। टॉलरेंस ऑफ डिसेंट एंड कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक मूवमेंट्स। डिसेंट जो होता है या विरोध होता है किसी चीज के प्रति, तो उसके प्रति टॉलरेंट रहना चाहिए एक पॉलिटिकल सिस्टम को। जितनी ज्यादा टॉलरेंस होगी एक पॉलिटिकल सिस्टम की टुवर्ड्स डिसेंट, उतना ही ज्यादा वो पॉलिटिकली डेवलप होगा
एंड दे शुड बी कंट्रोल ओवर एनोमिक मूवमेंट्स। एनोमिक मूवमेंट्स होती हैं ऐसी मूवमेंट्स जो स्पॉन्टेनियसली राइज हो जाती हैं। ऐसी मूवमेंट्स के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये मूवमेंट्स जो होती हैं कई बार ना ये वायलेंट टर्न हो जाती हैं, और इस तरह की मूवमेंट्स जो होती हैं इनसे राइट्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और असैसिनेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी मूवमेंट्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट इन दिस इज द ब्रॉडनिंग ऑफ सोशल बेस ऑफ पॉलिटिकल एलीट्स। पॉलिटिकल एलीट्स जो मौजूद होते हैं एक सोसाइटी में, उन्हें अपना सोशल बेस बढ़ाना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, जो मासेस हैं उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें और मासेस को हेल्प और सपोर्ट करने की कोशिश करें। देन कम्स ओपननेस इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंसी आए सरकार की वर्किंग में। रूलर्स जो हैं वो रूल के प्रति अकाउंटेबल हों। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ए पॉलिटिकल कैरेक्टर होना चाहिए आर्म फोर्सेस का। आर्म फोर्सेस की कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पावर को सर्व करना चाहते हैं थ्रू अ मिलिट्री कूप। अगर आर्म फोर्सेस ए पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। कंसेंशुअल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ मेजॉरिटी की ओपिनियन को ही नहीं बल्कि माइनॉरिटी की ओपिनियन को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए डिसीजन मेकिंग करते समय। न्यूट्रलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल होकर कार्य करें। एंड लास्टली सेक्युलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए कि उनका पॉलिटिक्स में रोल क्या है। जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी लोगों में पॉलिटिकल रोल को लेकर, उतना ज्यादा ही वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो दीज आर द पॉजिटिव इंडिसेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये फैक्टर्स जितना ज्यादा एक पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूद होंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। और इसके बाद आते हैं नेगेटिव इंडिसेस। नेगेटिव इंडिसेस होते हैं ऐसे साइंस जो अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूद होंगे तो वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ नहीं बल्कि डीके की तरफ जाएगा। इसीलिए इन्हें नेगेटिव साइंस कहा गया है। सो मोर द नेगेटिव इंडिसेस, लेस विल बी द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसमें आते हैं इलेक्शन रिगिंग एंड इरेगुलरिटीज। अगर एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें इलेक्शंस में रिगिंग होती हो और इलेक्शंस को लेकर इरेगुलरिटीज हो, टाइमली इलेक्शंस ना होते हो, दैट इज अ नेगेटिव साइन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। फिर आते हैं वायलेंट प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस। वायलेंट नेचर के प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस जितने ज्यादा होंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट उतनी ही कम होगी। सेम गोज फॉर एनिमिक डिस्टर्बेंसेस, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, आर्म्ड अटैक्स, पॉलिटिकल डिफेक्शंस, फ्रैगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज जितनी ज्यादा फ्रैगमेंटेड होंगी उतनी ही कम पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। फिर आता है सप्रेशन ऑफ डिसेंट। जितना ज्यादा आप डिसेंट को सप्रेस करेंगे उतनी ही कम पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। आइडलाइजेशन ऑफ द रूलर। रूलर्स को अगर हम एक भगवान की तरह मानेंगे तो ये भी एक नेगेटिव साइन होता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ग्लोरिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल आइडियोलॉजी। जो रूलिंग पार्टी की ऑफिशियल आइडियोलॉजी है उसको हम ग्लोरीफाई करेंगे, वो भी एक नेगेटिव साइन होता है एंड इट लीड्स टू डीके ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल असैसिनेशंस होंगे या आर्म फोर्सेस का पॉलिटिसाइजेशन होगा। दीज आर ऑल्सो नेगेटिव इंडिसेस। और उसके अलावा पब्लिक सर्वेंट्स अगर न्यूट्रल होकर कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि जो रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में कार्य कर रहे हैं, वो भी एक नेगेटिव साइन है। करप्शन एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन भी नेगेटिव साइन है। पावर्स का कॉन्सेंट्रेट होना, मास अरेस्ट होना और डोमेस्टिक मैटर्स में फॉरेन पावर्स का इंटरफेरेंस होना, ये सभी के सभी नेगेटिव इंडिसेस हैं विच लीड टू डीके रादर देन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो इस तरीके के जो साइंस हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये कम से कम प्रेजेंट होनी चाहिए एक पॉलिटिकल सिस्टम में, अदरवाइज उसके लिए पॉलिटिकली डेवलप होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसमें हमने समझा कि कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया है।
एंड हमने ये भी समझा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है, इसके क्या मॉडल्स हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम कितना ज़्यादा डेवलप्ड है या वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। और ये जो इंडिकेटर्स हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, इनके थ्रू हम किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इंडिकेटर्स एक पॉलिटिकल सिस्टम में प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट हैं, एंड वेदर इट्स गोइंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट और डीके। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।